शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। लोगों के बीच 400 पन्नों की रिपोर्ट रखी गई है। आम जनमानस के लिए यूसीसी के नियम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अक्टूबर में पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो यूसीसी के नियम क्या है वो आम जनमानस के बीच में अब लागू कर दिए गए हैं। अक्टूबर में पूरी तरीके से यूसीसी लागू हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई है। बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। बाकायदा अब अक्टूबर में इसे पूरी तरीके से लागू करने की भी बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। बाकायदा इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। 400 पन्नों की रिपोर्ट लोगों के बीच में सार्वजनिक की गई है और इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब सार्वजनिक तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी गई। अक्टूबर में पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल अब तक हम साझा कर रहे हैं लगातार, जहां उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की गई है। चलिए आपको आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका जिक्र किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में सभी जोड़ों के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अलावा लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, यानी कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। धर्म के आधार पर जो तलाक है अब वो नहीं लिया जा सकता है। अब कानून एक ही होगा तलाक के लिए। तलाक के बाद भरण पोषण का एक समान कानून होगा। अब तक धर्मों के आधार पर भरण पोषण या फिर तलाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। बच्चे गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए कानून होगा। किसी एक धर्म के विशेष यहाँ पर जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी बात रखी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में सभी जोड़ों के लिए पंजीकरण जरूरी है, जैसे कि हमने लगातार जिक्र किया कि काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा और अब पंजीकरण ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लिव इन रिलेशनशिप का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट माह फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट 4 खंडों में थी, जिसमें खंड 2 और खंड 4 ड्राफ्ट कोड के अंग्रेजी और हिंदी कॉपीज थी। खंड 1 और खंड 3 रिपोर्ट्स थी। यूं मान लीजिए कि जो कोड बनाया गया उसके पीछे क्या सोच थी, किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उनका उल्लेख खंड 1 में था, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी कर सकते हैं। और खंड 3 में जो फील्ड विजिट्स की गई थी, उस दौरान समिति को क्या बताया गया, लोगों के फीडबैक किस प्रकार के आए, उसका उल्लेख और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की गई। तो देखिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो रिपोर्ट है 400 पन्नों की, उसे सबके सामने यानी सार्वजनिक कर दिया गया है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। नवीन
पिरशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष नौटियाल जी, डॉक्टर राकेश कला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं जो अच्छी खासी जानकारी संविधान से संबंधित रखते हैं, और एडवोकेट है यानी वकील हैं विपिन गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन आशीष जी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए, सार्वजनिक कर दिया गया है 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे अब सार्वजनिक किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। आशीष जी, आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लग रहा है कि शायद तकनीकी खामी के कारण आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करूंगी आशीष जी का, मैं विपिन जी का रुक कर लेती हूँ। विपिन जी, क्योंकि बतौर वकील आप इसे बहुत बेहतर तरीके से लीगल फॉर्म में भी समझा पाएंगे और अपनी आसान भाषा में भी, कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून अगर लागू हो जाता है तो इसके फायदे क्या है, क्या बड़े बदलाव होंगे और किस तरीके से ये आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा, ताकतवर होगा? तो हमारे साथ लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए आशीष जी, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ आशीष जी, अभी क्योंकि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 400 पन्नों की रिपोर्ट जो थी वो सार्वजनिक की गई है, अब अक्टूबर से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए मैडम, हमारे माननीय जो सीएम साहब हैं, उनको चारों तरफ यूसीसी दिख रहा है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता कहती है भू कानून, ये कहते हैं यूसीसी। जनता कहती है रोजगार, ये कहते हैं यूसीसी। जनता स्वास्थ्य शिक्षा मांग रही है, ये कहते हैं यूसीसी। आखिर यूसीसी है क्या? आप बताएं, कानून दुनिया में किस चीज के लिए नहीं है? उसके बाद भी इतनी घटनाएं जब होती हैं, आप देखिए लोगों की मानसिकताएं, 5-5 साल 10-10 साल के बच्चों के साथ किस तरह घटनाएं हो जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरे राज्य में खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को परसों ये नहीं दिखता कि उत्तराखंड जैसी शांत जगह पर मंगलौर विधानसभा के अंदर गोलियां चल जाती है चुनाव में, मुख्यमंत्री जी वहां नजर नहीं आती। आज मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक काम है, जनता को गुमराह करना। लोग कोर्ट फटकार लगा रहा है, लोकपाल की नियुक्ति करो, पर मुख्यमंत्री जी लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते। लोकपाल के नाम पर करोड़ों रुपए ठिकाने लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं होती है। आप बताएं क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ जनता को गुमराह करने का तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सर मैंने आपसे आपकी प्रतिक्रिया मांगी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अरे मैडम, सिर्फ रिलेशनशिप की पड़ी है इनको। आप बताएं ना, जनता क्या मांग रही है? आप बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कितने आंदोलन में, कितनी बार मुख्यमंत्री का घेराव किया गया? बताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या हुआ? कितने लोगों ने घेराव किया विधानसभा का? कितने लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया? क्या एक भी आवाज जनता से उठी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? जनता कह रही है रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को बरगलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बार बार उठाया जाता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक साधन है और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कब से चिल्ला रहे यूसीसी आ गया, हो गया, बन गया, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका फायदा नहीं होगा, इसका फायदा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? क्या फायदा? अच्छा बताएं मैडम, आप बताएं क्या फायदा, आपको क्या फायदा लग रहा है? नहीं, अगर धर्मों को साइड कर एक कानून सभी के लिए समान तौर पर लागू हो जाएगा तो उसमें बुराई क्या है सर? कहाँ हो रहा है? आप ये चाहते हैं कि सभी धर्मों के आधार पर सारी चीजें हो? अलग कर दिया, अलग अलग लोगों को छोड़ दिया। कहाँ हो रहा है एक समान कानून लागू? कोई समान कानून लागू नहीं हो रहा है। तो बोल रहे हैं ना अक्टूबर में होगा। पहले जनता की जरूरत को तो समझो। जनता मांग क्या रही है? जनता रोजगार मांग रही है, भू कानून मांग रही है। उत्तराखंड की जनता, आज उत्तराखंड भू माफियाओं के हवाले हो गया। बताएं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो अपना कैंडिडेट जो है बाहर से लेकर आती है, हरियाणा से लेकर अपने कैंडिडेट आती है और दंगे करवाती है मंगलौर के अंदर। ये क्या किसी की सुरक्षा कर पाएंगे? ये फेल लोग हैं, ये आतंकवादी टाइप की घटनाओं को करने में वाले काम करते हैं। आप बताएं, उत्तराखंड जैसी शांत जगह में आप ये बताइए। अच्छा आशीष नौटियाल जी, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे। अगर हम एक विशेष कम्युनिटी की बात करते हैं, उसमें 3 तलाक का प्रावधान है, 3 तलाक लेते हैं धर्म के आधार पर, उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। उनकी जो पत्नियां होती हैं वो दर दर भटकती है कि दुबई से फोन किया, व्हाट्सएप किया और कॉल किया कि 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, और फिर तलाक हो गया, कोई लेना देना नहीं है। फिर वो
व्यक्ति जो है वो दूसरी शादी रचा लेता है, उनके साथ भी वो यही होता है, लेकिन इस पर शिकंजा नहीं कसा जाता। क्यों? क्योंकि धर्म उनका ये कहता है कि ये तो लीगल है। आप अगर धर्म को साइड कर इस पर अगर कोई कानून बनने जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है सर? बस यही एक चीज रह गई उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर, इसके अलावा सारे मुद्दे खत्म हो गए। बनाना या बनाए, जो करना है आपको आप करें, पर जो मेन मुद्दे हैं उस पर भी बात करें। ठीक है, मैं नवीन जी के पास चली जाती हूँ। नवीन जी, अभी आशीष जी को आपने सुना, उन्होंने बोला कि आप बनाइए जो बनाना है, लेकिन मूलभूत मुद्दों को लेकर आप भटकाइए मत। उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेकर आ रहे हैं, वो भटकाने के लिए एक जरिया है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है, यूसीसी वहां से शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच वहां से शुरू होती है जहां कांग्रेस की सोच बंद हो जाती है। आप ये देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 44 के तहत कहता है कि राज्यों को अपने नागरिकों को समान कानून और समान संविधान में सभी कानून समान दिलाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है। आपने इस देश में बड़े बड़े केसेस देखे जिसमें साहबानो वर्सेस मोहम्मद केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आप ये देखिए कि नौटियाल जी थोड़ा सा चुप रहिए। आपने बोल दिया, जिस बारे में आपसे पूछा गया था उसमें आपने बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन आपका काम है। मैंने कहा कि जहां आपकी सोच बंद होती है वहां से यूसीसी शुरू होता है। आप सुन लीजिए आप जरा बात को, ये पहली इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रदेश की समानता आपके बारे में कोई नहीं बोला था सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। इस प्रदेश उत्तराखंड जैसे देवभूमि में समानता और समरसता के लिए यूसीसी एक महत्वपूर्ण मुकाम साबित होगा, महत्वपूर्ण ये भूमिका इसकी रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देख सकते हैं, बार बार कहने पर भी अगर किसी प्रदेश ने हिम्मत की और किसी सरकार ने हिम्मत की तो उत्तराखंड ने हिम्मत की, उत्तराखंड की धामी सरकार ने हिम्मत की और धाकड़ धामी ने अपने दृढ़ निश्चय से इस इरादे को आगे बढ़ाया कि यहाँ पर यूसीसी लागू होना चाहिए और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और सभी नागरिक समान हैं। अब आप देखिए कि इसमें धार्मिक रीति रिवाज और मर्यादाओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसमें एक देश एक कानून, हम विकसित भारत की बात करते हैं, भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो भारत हर तरह से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, चाहे चारित्रिक हो या कानूनी रूप में हो। तो एक कानून, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून होंगे तो अलग अलग मत होंगे और मत कभी ना कभी जब आपस में जब भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होगी। इसलिए इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक देश एक कानून, और यूसीसी उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पूरे देश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से उनको इज्जत मिल रही है, किस प्रकार से उनको सम्मानित किया जा रहा है इस बड़े कदम के लिए। लेकिन कांग्रेस इसको कभी अपना नहीं रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं डॉक्टर राकेश काला जी का रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर राकेश काला जी, क्योंकि संविधान की अच्छी खासी पकड़ आपके ऊपर है और ऐसे में आप अच्छे तरीके से उसे समझा भी पाएंगे आसान भाषा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और आशीष जी को भी जरा समझ लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आखिरकार क्यों ये जरूरी है, आम लोगों के लिए क्यों ये मजबूत हो जाता है, और क्या धर्म के आधार पर तलाक लेना या फिर तमाम जो और चीजें हैं जो अन्याय की श्रेणी में आती हैं, क्या उन पर रोकथाम लगेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद? राकेश जी, देखिए इसमें सबसे अच्छा जो एक प्रावधान किया गया है इनके द्वारा कि बहू के पुनः विवाह पर रोक लगा दी गई है। अगर हम बात करते हैं, लड़की की शादी की उम्र 21 साल तय कर दी गई है। नहीं तो कई बार आपने सुना होगा कि गांव में 15 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चों की शादी हो गई है। लिव इन रिलेशन की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो उसको रजिस्टर करना बहुत जरूरी हो गया। इसके तहत माता पिता को इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी हो गई है। नहीं तो अन्य कई घटनाएं सुनने में आती है कि वो वहां रह रहे थे, किसी का मर्डर हो गया या पता नहीं कौन थे। अगर रजिस्टर्ड हुआ तो पूरी जानकारी मिलेगी। दोनों के मन में डर की स्थिति भी रहेगी कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत हम ट्रैक में आ जाए। हम बात करते हैं अगर मैरिज की, तो मैरिज को रजिस्टर्ड करना भी जरूरी हो गया है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। रजिस्टर्ड होने से एक तो अनुपात भी पता लग जाएगा उसमें। तीसरी चीज जो अच्छी इसमें लगी है कि लड़की और लड़कों को संपत्ति का बराबर का अधिकार। देखिए, पहले तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक जो संहिता है, उसको समझना पड़ेगा कि जब लड़की और लड़के को बराबर का अधिकार दे दिया गया है तो क्यों ना उनको संपत्ति में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आज की नारी कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की संख्या, इस पे भी चल रहा है कि बच्चों की संख्या पे भी एक जानकारी दी जाएगी इसमें। अगर हम बात करते हैं इस कानून में, बहरहाल आदिवासी महिलाओं को अभी बहरहाल फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। और जिस तरीके से भी आपने कहा कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जा रहा है और विदेश में बैठा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ की महिला दुखी है और वो व्यक्ति शादी कर ले रहा है, तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब एक नेचुरल जो
लॉ ऑफ साइंस का है कि चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब हो, बराबर हवा बराबर ऑक्सीजन मिल रही है। नहीं तो ये होगा कि हिंदू के लिए शुष्क हवा आएगी, मुसलमान के लिए गर्म हवा आएगी, सिख के लिए अलग हवा आएगी। जब नेचर प्रकृति हम पे फर्क नहीं करती तो कानून में क्यों फर्क है? एक देश में एक कानून होना चाहिए, सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और खासकर अगर हम महिलाओं की बात हम करते हैं, जैसे बीजेपी कहती है 30% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, यहाँ पे संपत्ति में लड़कों और लड़कियों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसको मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में अगर उत्तराखंड ये तपोभूमि देवभूमि पहला राज्य बनने जा रही है तो ये अपने आप में गर्व का विषय है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार, क्योंकि देखिए सरकार किसी पार्टी विशेष की तो होती नहीं, सभी की होती है, प्रधानमंत्री सभी के। बिल्कुल, और कानून भी तो सभी का होगा ना डॉक्टर राकेश काला जी, ये तो समझना होगा। ये तो किसी पार्टी के नेता को अगर ये कहना है कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बरगलाने के लिए लाते हैं तो ये तो समझने वाली बात होगी ना आशीष जी कि ये तो सभी के लिए है, इस पे कोई धर्म नहीं है, इस पे कोई जातिगत विशेष उसको कोई रियायत नहीं मिल रही है। तो एक देश एक कानून बराबर हो गया है। ठीक है, मैं विपिन गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। विपिन जी, क्योंकि इसमें सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आप ये समझते हैं कि इन चीजों को लोगों को समझना बहुत जरूरी है? जो चीजें लोगों के लिए फॉल्स स्टेटमेंट के तरीके से आप, क्योंकि ये एक अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया कानून बनता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ भ्रामक चीजें भी लोगों तक पहुंचती हैं। आपके हिसाब से क्या वो चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए सही मायनों में? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार और गामी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे गंभीर विषय पे कानून बनाने का जो है सामर्थ्य दिखाया, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में ये जो मूल भावना है वो विधि के शासन की है। और संविधान के 42वें संशोधन में एक धर्मनिरपेक्ष वर्ड भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उसका उद्देश्य यही था कि भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, एक समान कानून से उनको देखा जाए, उनका लाभ उन्हें मिले। मेरे अभी मैं सुन रहा था नोटियाल जी को, कांग्रेस की पृष्ठभूमि में आते हैं, तो 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के भावना के अनुरूप इसका समर्थन किया था और उन्हें भी अपने वरिष्ठ नेताओं का विरोध झेलना पड़ा था। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे राज्य का सौभाग्य है कि 7 दशक बाद कम से कम राज्य में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। भारत की जनता अभी भी इससे वंचित है। अब रही बात इसमें कानून में बदलाव की, आम जनता को इसके लाभ की और इसमें काम लाने की, तो धर्म गुरुओं और राजनेताओं की बात अगर मैं छोड़ दूं तो आम जनता में इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। जनता खुश है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक महिला होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू, एक बच्चा बच्चा होता है। जब हम आरटीई की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि गरीब बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, तब हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है। वो बच्चा बच्चा है और उसका अधिकार है शिक्षा लेने का। तो जब हम एक महिला की बात करते हैं कि महिला को विवाह या तलाक या भरण पोषण से संबंधित अधिकार मिलने चाहिए, तो यहाँ आने पर हिंदू और मुस्लिम क्यों हो जाता है? इसमें एक समान कानून अगर आ रहा है तो तकलीफ किस बात की? बिल्कुल, और मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित होना भी नहीं चाहिए। अगर इसका फायदा है तो वो हर एक वर्ग और हर एक शख्स को मिलेगा, और हर एक उस वर्ग को जो अभी तक पीछे चल रहा था। मुझे लगता है विपिन जी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून देखिए बनते हैं, संशोधन होते हैं, हमारे भारत के संविधान में भी तमाम इतने संशोधन हो चुके हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी धारा में, किसी कानून में कोई ऐसी विसंगतता पाई जाएगी या प्रैक्टिकली जब ये लागू हो जाएगा कि उससे आम जनमानस को कोई हानि हो रही है या ये कहीं विरोधाभासी जा रहा है किसी बात को लेकर के, तो संशोधन हर कानून में होते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आशीष जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। आशीष जी, अभी आपने सुना, एक वकील की भाषा में भी आपने सुना, एक संविधान के विशेषज्ञ की भाषा में भी आपने सुना, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन एक और बात है कि ये जो कमेटी बाकायदा बनाई गई थी उसमें मुस्लिम के तो जो सिया सुन्नी होते हैं उनके धार्मिक ग्रंथों की भी स्टडी की गई है बाकायदा। तो इसमें ये नहीं है कि आपने धर्म को साइड कर दिया है या धर्म को दरकिनार कर दिया है। उनके 3 तलाक होता है, इसके लिए इन्होंने बनाया। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप जो है, लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी किसने?
आप बताएं, लिविंग रिलेशनशिप कब से शुरू हुआ? मान्यता दी किसने है इसको? आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। जब एक तरफ मान्यता देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं आप अपने गार्जियन से लिखवा के लाओ, ये करो वो करो। तो इसमें तो आपको आज की युवाओं से पता करना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं। दूसरा, आप तलाक की बात करते हैं, आपको मुस्लिम महिलाओं का बड़ा दर्द होता है कि मुस्लिम 3 तलाक दे देते हैं तो काम खत्म हो जाता है। आप बताएं, पीएम मोदी का तलाक किस श्रेणी में आएगा? उन्होंने अपनी एक महिला, क्या उनकी पत्नी एक महिला नहीं है? अगर उसे यूसीसी के दायरे में आप लाते हैं तो किस आशीष जी, मुझे लगता है कि आपको इतनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आप उस टॉपिक पर रहिए। आपको, मुझे लगता है कि ज्ञात होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारियां हैं और उनकी गरिमा क्या है। मुझे लगता है कि आपको वरिष्ठ आप प्रवक्ता बैठे हैं तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। ये तलाक है या कुछ और है, इसका तो बताएं आप। ये क्या चीज है? एक महिला का हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, एक महिला अलग रह रही है, वो हैरेसमेंट नहीं है, ना तलाक है ना बिना तलाक है, तो क्या है? आपको उसका भी तो देखना पड़ेगा। इस तरह कई लोगों के देश में, तो उनके लिए क्या प्रावधान बनाया आपने, बताएं। अगर आप पैसे वाले हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, पर दूसरा आदमी के लिए आप तो नियम बना सकते हैं। तो देखें, ये जो है यूसीसी जो है जनता ने नहीं मांगा, ये जबरदस्ती का जनता को गुमराह करने के लिए लाए हैं। आप मुद्दों पे तो बात करें। ठीक है, एक फाइनल कमेंट नवीन जी से ले लेती हूँ। नवीन जी, वो ये कह रहे हैं कि आप मेन मुद्दों को भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। आपने और अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है, फिर वो बोलता है कि आप अपने गार्जियन से लिखवा कर लाइए। छोटा सा कमेंट बहुत सिंपल सी बात है कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार की बात करूं तो चाहे वो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो, चाहे राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात हो, इन्वेस्टर समिट की बात हो इस प्रदेश में रोजगार के लिए, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और चाहे नौकरी में हो, हमारी सरकार ने हर फ्रंट पर सबसे अच्छा काम किया है। और मैं कहता हूं कि आज तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री रहे, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इन्वेस्टर समिट की बात हो, उनको ग्राउंडिंग करने की बात हो। जहां तक यूसीसी का बात है, जहां तक यूसीसी की बात है, नोटिया जी सुन लीजिए, मैंने कहा ना, आप कांग्रेस के दिवालियापन कांग्रेस के दिवालियापन के कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन प्रवक्ताओं से नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है नौटियाल जी, दुर्भाग्य है आपकी पार्टी का कि आप जैसे प्रवक्ता यहाँ पर मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे माफी के साथ नवीन जी आपको रुकना पड़ेगा, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं जरूर आपकी पूरी बात सुनती और इस पर रिएक्शन भी लेती मैं। बहुत शुक्रिया आप चारों खास समारोह का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की चूंकि अब रिपोर्ट 4 की कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक की गई, अब इसको लेकर राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस जो ये कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को बार बार उठाया जाता है और एक बार फिर से मुद्दे को उठाया गया है। तो जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बाद बीजेपी कर रही है और समर्थन वो कर रहे हैं।